है ना। क्या हो गया? शीर्षलम के आगे करवाना है। गुड इवनिंग प्रगति, सोनम, अतुल, वीरों की धरती गाजीपुर से अतुल यादव का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। आशीर्वाद है अतुल, आप सभी बच्चों को आशीर्वाद है हमारी ओर से। अभय, धनजी कुमार, अभय, पूजा पटेल, ऋषभ, वेरी गुड, प्राची, धर्म की नगरी अयोध्या से गुरुजी के चरणों में प्रणाम, अमन शुक्ला बहुत बढ़िया, आप सभी बच्चों का आशीर्वाद। प्रगति क्या करें और सही पूछो तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। जॉब की किस बात है? अच्छा ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा पीपीटी सेट हो रहा है। विवेक गुप्ता भी आ गए हैं भाई, हमारे शाम वाले बैच के स्टूडेंट। आर्मी लवर अनूप मिश्रा, जय हिंद बाबू, आपको भी। आइए चलिए, हमने कल आप लोगों को शीर्ष लंब समझा दिया था, एल्टीट्यूड इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। आपको 100% क्लियर हो गया होगा कल ही। आज हम बात करेंगे शीर्ष लंब केंद्र की। इंग्लिश होती है इसकी ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। तो बच्चों सिंपल सी बात है, शीर्ष लंब केंद्र नाम से ही स्पष्ट है, शीर्ष लंबों का कटान बिंदु शीर्ष लंब केंद्र कहलाता है। शीर्ष लंब केंद्र क्या होता है? शीर्ष लंबों का कटान बिंदु शीर्ष लंब केंद्र कहलाता है। आइए मैं दिखाता हूं आपको न्यून कोण त्रिभुज में, मार्कर थोड़ा सा मोटा कर लूं। देखिए ये न्यून कोण त्रिभुज है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ऑर्थो सेंटर कैसे बनेगा? एक आपने शीर्ष लंब ये खींच लिया, क्लियर है सारे बच्चों को, ध्यान से देखिएगा, और एक दूसरा शीर्ष लंब ये खींच लिया। केवल दो ही शीर्ष लंब अभी मैंने खींचा है और दोनों शीर्ष लंब कहीं काट रहे हैं एक दूसरे को। यस, इस पॉइंट पर काट रहे हैं, इसका नाम रख दिया O। तो मेरे बच्चों यही है ऑर्थो सेंटर, जो इन दोनों शीर्ष लंबों का कटान बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट या मीटिंग पॉइंट है, उसी को बोलेंगे ऑर्थो सेंटर, शीर्ष लंब। दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। क्लियर हो गया? सिंपल सी परिभाषा है कि शीर्ष लंबों का कटान बिंदु शीर्ष लंब केंद्र कहलाता है। केवल दो शीर्ष लंबों को ही खींचेंगे, केवल और केवल अगर दो को भी खींच लेंगे तो आपको शीर्ष लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। डेफिनेशन प्रॉपर क्लियर हो गई आपको। तीसरा शीर्ष लंब जो होगा त्रिभुज का, वो निश्चित रूप से इसकी मजबूरी है कि ये यहीं से जाए, दाएं बाएं नहीं हो सकता, इसी आपके शीर्ष लंब केंद्र से ही वो गुजरेगा। क्लियर हो गया? ये आपका न्यून कोण त्रिभुज था। कौन सा त्रिभुज था? न्यून कोण त्रिभुज। तो पूछा जाता है कि न्यून कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब केंद्र कहां होता है? तो न्यून कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब केंद्र त्रिभुज के कहां होता है? अंदर होता है, यह आपको बताना है। क्लियर है? अब आ जाइएगा समकोण त्रिभुज की बात कर ले हम। ये 90 डिग्री है, हर एक बच्चा देखेगा। देखिए ये A है, ये B है, ये C है। मेरे बच्चों इस समकोण त्रिभुज में दिखाई दे रहा है कोण B 90 डिग्री है। आपके तीन शीर्ष हैं त्रिभुज के A B C। अगर मैं बोलूं शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब खींचिए, अगर मैं आपसे बोलूं शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब खींचिए, तो यह शीर्ष A है, सामने लंब खींचने जाएंगे बच्चों तो यही तो लंब होगा। ध्यान से देखिए, यह भुजा ही क्या होगी? यह भुजा ही आपकी क्या हो जाएगी? शीर्ष लंब का भी काम करेगी। तो समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा आपको AB दिखाई दे रही है, शीर्ष लंब का भी काम कर रही है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो AB है इस BC पर लंब है, तो इस एक बिंदु से सामने केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है। कोई ये एक बिंदु है, ये कोई रेखा है,
इस बिंदु से क्या इस पे कई सारे लंब खींचे जा सकते हैं? नहीं, एक ही लंब खींचा जा सकता है, केवल एक ही लंब, इस एक लंब के अलावा और कोई लंब नहीं। अगर मैंने जबरदस्ती खींच भी दिया, ध्यान से देखिएगा, तो अगर मैं इसको 90 बोलूं तो ये बन रहा है त्रिभुज। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीन कोण का योग जो होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। इन दो का ही योग आपको 180 दिखाई दे गया, तीसरा जोड़ेंगे तो 180 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। बच्चों तो ये बात गलत है, आई बात समझ में, ध्यान दीजिएगा। तो समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा ए बी दिखाई दे रही है, बीसी पर लंब है। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजा भी होगी, त्रिभुज की ये भुजा भी है और ये लंब भी है, ये दोनों काम कर रही है। भाई एक आदमी कई काम कर सकता है ना, उसी तरह से ये भुजा दो काम कर रही है। ये त्रिभुज की भुजा भी कहलाएगी और शीर्षलंब भी कहलाएगी। शीर्षलंब भी ऊंचाई होती है त्रिभुज की। देखिए अब उसके बाद अगर कहा जाए सी से, ये भी एक शीर्ष है, सी से आप सामने वाली भुजा, इसके सामने क्या है, ए बी है, ए बी पर लंब खींचिए। तो बेटा आप लंब खींचने की जरूरत नहीं है, यहां ध्यान से देख लीजिएगा, ये ऑलरेडी ये 90 डिग्री पे, क्या हो गया, ये ऑलरेडी ये 90 डिग्री पे है, ऑलरेडी ये 90 डिग्री पे पड़ा हुआ, जैसे ये 90 पे था वैसे ही ये भी 90 पे। तो ये बीसी आपकी भुजा भी है और ये शीर्षलंब भी होगी। समकोण त्रिभुज में ए बी और बीसी ये दोनों लंबवत भुजाएं हैं। ए बी और बीसी इस समकोण त्रिभुज में दोनों लंबवत भुजाएं हैं। तो बच्चों ये दोनों शीर्षलंब का भी काम करेंगी, क्योंकि सी से अब कोई अन्य लंब नहीं खींचा जा सकता, बिंदु ए से अब कोई दूसरा लंब नहीं खींचा जा सकता। तो ये दोनों भुजाएं ही इस त्रिभुज के शीर्षलंब का भी काम करेंगी। दो शीर्षलंब पता चल चुके हैं, और अगर केवल दो पे ही हम चेक करें तो दो शीर्षलंब जहां काटेंगे वहीं मिलेगा आपको ऑर्थो सेंटर। दो शीर्षलंब जहां काटेंगे वहीं पर बोल देंगे यही है हमारा ऑर्थो सेंटर। तो मेरे बच्चों बताइएगा, दोनों शीर्षलंब कहां काटे हैं? बिंदु बी पर काटे हैं कि नहीं? समकोण बनाने वाली भुजाओं के कटान बिंदु पर काट रहे हैं कि नहीं, बताइए। समकोण बनाने वाली ये दोनों भुजाएं हैं, यहां बी पर दोनों काटे हैं कि नहीं, बताइए। दोनों काट रहे हैं, यहीं पर समकोण बनाने वाली भुजाओं के कटान बिंदु पर आपका ऑर्थो सेंटर प्राप्त होगा। समकोण बनाने वाली भुजाओं के कटान बिंदु पर क्या प्राप्त होगा, ऑर्थो सेंटर प्राप्त होगा, क्योंकि दो शीर्षलंब एक दूसरे को यही काटे हैं, यही प्रतिच्छेद किए हैं। क्लियर है? अब आप कहेंगे सर ये जो तीसरी भुजा जो कि कर्ण कहलाती है, इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, इस पर खींचिए शीर्षलंब। लीजिए, खींच दिया शीर्षलंब, ध्यान दीजिएगा। अब आपका ये सवाल होगा कि सर ये कहां काट रहा है? तो मेरे बच्चों यही जहां से शुरू हुआ है वहीं पर बोला जाएगा कि काट रहा है, यानी कि बी पर ही ये तीनों काट रहे हैं। भाई शीर्षलंब ही तो है, ये भी शीर्षलंब ही है, ये भी शीर्षलंब है, ये भी शीर्षलंब है, सब कहां मिले हैं? बी पर मिले हैं। तो समकोण त्रिभुज में शीर्षलंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर, या इसको लंब केंद्र भी कहते हैं, लंब केंद्र भी केवल बोला जाता है, वो कहां होता है समकोण त्रिभुज में? आपका आंसर होगा समकोण बनाने वाली भुजाओं के कटान बिंदु पर, यानी कि बी पे। ये आपका ऑर्थो सेंटर है, ये ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर ये है। क्लियर है? यहां पर ये ऑर्थो सेंटर है, ये ऑर्थो सेंटर है। समझ में आया मेरे बच्चों? क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे अधिक कोण त्रिभुज में, ध्यान से देखिएगा। अधिक कोण त्रिभुज में बात करते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक अधिक कोण त्रिभुज है, छोटा तो नहीं है, ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये ऑब्ट्यूज है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। तो मेरे बच्चों शीर्ष लंब खींचना है हमको, ए से खींच लेते हैं शीर्ष लंब। तो बच्चों ए से शीर्ष लंब खींचेंगे तो वो त्रिभुज के अंदर नहीं होगा। अगर आप अंदर कर देंगे ये 90 डिग्री, तो ये 90 से ऊपर है, ये 90 है, ऐसे ही दो ही कोण जोड़कर 180 से ऊपर हो गए। बात समझ में आ रही है? तो ये स्थिति कभी नहीं हो सकती। याद रखिएगा कि आपके अधिक कोण त्रिभुज में यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में दो शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर होते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, आप ध्यान से देखिएगा। आप इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ा दिया, लीजिए इसको आगे बढ़ा दिया। अब मेरे बच्चों आपका
ये हो गया शीर्षलंब, ये हो गया शीर्षलंब। ध्यान से देखिएगा, हमने बीसी को क्या किया, सॉरी सीबी को पीछे बढ़ाया, सीबी को हमने पीछे बढ़ाया। इसको बोलते हैं ज्योमेट्री में क्या, यहां पर सीबी पीछे जा रहा है ना, तो सी से बोलेंगे, बीसी पीछे नहीं जा रहा है, क्या बोलेंगे नाम इसका, सीबी पीछे जा रहा है, सीबी पीछे जा रहा है। सीबी को पीछे करेंगे तो ये रेखा आपकी खींची हुई दिखाई दे रही है, तुरंत ए से लंब डाल दीजिए। तो ये जो लंब पड़ा है, नाम रख लेते हैं इसका, मान लिया एडी है, तो ये एडी लंब किस पर बोला जाएगा, डीसी पर बोला जाएगा कि भुजा बीसी पर। त्रिभुज में जो एडी लंब है, ध्यान देने योग्य बात है, ये नए नए बच्चों को डाउट होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं पूछूं त्रिभुज में एडी किस पर लंब है, तो आप क्या बोलेंगे, आप डीसी पर लंब बोलेंगे, भाई ये पूरी रेखा डीसी हो रही है, कि आप केवल बीसी पर लंब बोलेंगे। तो त्रिभुज के लिए हम बीसी पर लंब बोलेंगे। ये लंब भले बाहर पड़ा है, ये लंब भले बाहर पड़ा है, लेकिन बच्चों सुनिए, ये लंब किस पर बोला जाएगा, बीसी पर बोला जाएगा। ये भुजा बहुत सीधी नहीं आई है, कि और सीधा कर दें, अब सही। ये देखिए लंब पड़ा हुआ, ये लंब पड़ा हुआ, ये लंब जो है एडी, इसी त्रिभुज की भुजा बीसी पर है। आप कहेंगे सर बीसी तो ये नहीं है, इसका नाम डीसी है। मेरे बच्चों, आप इस रेखा को चाहे जितना बढ़ा दीजिए, चाहे जितना बढ़ा दीजिए, आप यहां पर आप एफ रख लीजिए, ई रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। अगर इसका नाम लेना है तो बीसी बोल सकते हैं, इस रेखा का नाम आप डीसी भी बोल सकते हैं, बीसी भी बोल सकते हैं, बीएफ भी बोल सकते हैं, सीई भी बोल सकते हैं। यही स्ट्रेट लाइन है ना, बताइए, कोई भी किसी भी बिंदु पर नाम रख लीजिए आप, बीसी इसको कहा जा सकता है। क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये जो लंब है, ये जो लंब है, बताइए, ये जो लंब है मेरे बच्चों, ये बीसी पर ही लंब है। एक लंब खींचा हमने, शीर्ष लंब एक बन गया। अब सी से शीर्ष लंब खींचना है, तो क्या करेंगे, देखिए अब इसको एबी को आगे प्रोड्यूस करेंगे, एबी को आगे प्रोड्यूस किया। क्लियर है सारे बच्चों को। अब क्या करेंगे, यहां से लंब डालेंगे, ये 90 डिग्री हो गया। दो शीर्ष लंब खींच दिया। ये जो आपका मान लिया एडी है और सीई है, सी किस पर लंब बोला जाएगा, एबी पर ही बोला जाएगा। सी लंब किस पर बोलेंगे, बताइएगा, एबी पर ही बोलेंगे। सी किस पर लंब बोला जाएगा, एबी पर। भले रेखा आगे बढ़ाकर यहां लंब पड़ा है, लेकिन ये त्रिभुज की भुजा एबी पर लंब है। एबी को हमने आगे प्रोड्यूस किया है, यहां सीबी को हमने पीछे प्रोड्यूस किया था, सही है। अब क्या करेंगे, शीर्ष लंब केंद्र कहां मिलेगा, भाई शीर्ष लंबों का कटान बिंदु शीर्ष लंब केंद्र होता है। तो शीर्ष लंब कहां काट रहे हैं, आप कहेंगे सर नहीं काट रहे हैं, काटेंगे, ये ज्योमेट्री है। इसको पीछे प्रोड्यूस कर दीजिए, इसको आप पीछे प्रोड्यूस कर दीजिए। ये देखिए यहां काटे हैं और ये ओ है, ये ओ है मेरे बच्चों। ये फिगर क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आई बात। दोबारा देख लीजिए, दोबारा देखिए, अधिक कोण त्रिभुज यहां बना लेते हैं, बना लिया। अब देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमें ए से बीसी पर लंब खींचना है, तो ध्यान से देखिए, हमें बढ़ाना पड़ेगा इसको पीछे की ओर, और यहां से ये लंब पड़ जाएगा, ये एक शीर्ष लंब हो गया। सी से हमें ए बी पर लंब खींचना है, तो इसको आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ये एक लंब हो गया। आई बात समझ में। अब इन दोनों लंबों को आगे क्या करिए, बढ़ा दीजिए। ये जहां काटेंगे वही ऑर्थो सेंटर होगा, वही क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। क्लियर है, कोई डाउट हो किसी को तो बताइएगा। आ रहा है समझ में। देखिए मैं एकदम आराम आराम से समझा रहा हूं, सीजीएल और यूपीएसआई सभी बच्चों को साथ में लेकर। ये आपकी थियरी हर एग्जाम में जहां ज्योमेट्री पूछी जाती है वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया, चाहे आईएएस का सीसैट हो, चाहे पीसीएस का सीसैट हो, चाहे आपका एसएससी हो या आपका यूपीएसआई या आरआरबी एनटीपीसी, जहां ज्योमेट्री आती है ये थियरी सब इंपॉर्टेंट है ही, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री टॉपिक होता है। अच्छे से समझ लीजिए, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, आराम से पूरा पढ़ाऊंगा, इसको समझिए अच्छे से। चलिए ध्यान से देखिए, तो आप देख रहे हैं कि दो शीर्ष लंबों का कटान बिंदु कहां मिला है, त्रिभुज के बाहर मिला है, अधिक कोण के पीछे मिला है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर तीसरा क्यों नहीं खींचे हैं शीर्ष लंब।
तो मेरे बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल 2 शीर्ष लंबों के कटान बिंदु से भी आपको लंब केंद्र की प्राप्ति हो जाएगी। आपको लंब केंद्र प्राप्त हो चुका है। तीसरा शीर्ष लंब खींचेंगे तो तीसरे की तो मजबूरी है कि वो इसी बिंदु से जाएगा। दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। तीसरा आपने खींच लिया ये लंब, अब इसको आगे पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो कहां से जा रहा है? यहीं से तो जा रहा है। तीसरा वाला यहीं से तो जाएगा। ये देखिए यहां लंब डाल दिया, अब इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो कहां से जाएगा? यहीं से तो जाएगा। तो ये आपका बी से एसी पर लंब था। अब आगे कहीं नहीं काटेगा, पीछे ही प्रोड्यूस करेंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहीं पर से ऑर्थो सेंटर से ही होकर जाएगा। तो हो गए तीनों शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंबों का कटान बिंदु शीर्ष लंब केंद्र। सवाल पूछता है आपसे कि बताइए आपके अधिक कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब केंद्र कहां होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर बताइए? त्रिभुज के बाहर अधिक कोण के पीछे होता है। यह बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बच्चों? देखिए ये सारी चीजें आपके पीपीटी में भी लिखा हुआ है और हमने जो पीडीएफ प्रोवाइड किया है सब उसमें लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा। न्यून कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब केंद्र समकोण बनाने वाली भुजाओं के केंद्र समकोण बनाने वाली भुजाओं के शीर्ष पर स्थित होता है। भुजाओं के शीर्ष पर स्थित होता है। ये पीडीएफ में गड़बड़ी है कुछ, ये पुरानी पीडीएफ चली गई है। मैं करेक्शन वाली पीडीएफ डलवाता हूं कल, उसी से ये पीपीटी बनी है। तो थोड़ी बहुत गलतियां दिखाई दे रही हैं, मतलब स्पेलिंग एरर या कहीं कुछ मिसिंग है। आइए देखिए, फिर अधिक कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर अधिक कोण के पीछे स्थित होता है। समझ में आ गया? ये 3 पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। आ जाइए इसके बाद देखिए यूलर लाइन क्या होता है। हाँ क्या है कमेंट? पूजा पटेल कह रही सर आप बोल रहे थे कि एक भुजा पर केवल एक ही शीर्ष लंब खींचा, पर इसमें सी के तो 2 शीर्ष लंब खींचे हैं। सी के 2 शीर्ष लंब, सी के 2 शीर्ष लंब कहां? एक, मैंने क्या बोला? एक बिंदु से सामने केवल एक शीर्ष लंब खींचा जा सकता है। पूजा मैंने ये बताया है आपको। क्या बताया मैंने? ध्यान से सुनिएगा। एक बिंदु से, सुन लीजिए ध्यान से, एक बिंदु से केवल सामने वाली भुजा पर एक ही शीर्ष लंब खींचा जा सकता है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? चलिए ध्यान से। अब देखते हैं पीडीएफ सारी सही है कि नहीं। 1 मिनट रुक जाइएगा। ध्यान से देखिए। अब आगे अगले पॉइंट पे आ जाइए। देखिए यूलर लाइन क्या होता है। जैसे कोई त्रिभुज है, हर एक बच्चा देख ले। बच्चों किसी भी त्रिभुज में हमारा परिकेंद्र केंद्रक और लंब केंद्र एक सीधी रेखा में होते हैं। एक सीधी रेखा में होते हैं। ध्यान से देखिए, किसी त्रिभुज में परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र एक सीधी रेखा में होते हैं। हर एक बच्चा देखिए, एक सीधी रेखा में होते हैं। इसी को कहते हैं यूलर लाइन। ये आपका नॉर्मली जो अंतः केंद्र है इसमें शामिल नहीं है। अंतः केंद्र इसमें शामिल नहीं है। कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी टाइप का त्रिभुज हो, उसमें बच्चों आपका परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं। इस रेड लाइन को ही क्या बोलेंगे? यूलर लाइन बोलेंगे। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा।
किसी भी त्रिभुज में परिकेंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। इसी रेखा को क्या कहते हैं? यूलर लाइन कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखिएगा, इसके बाद आ जाइए रेशियो पे। इसमें रेशियो क्या होता है बच्चों? इसका नाम मान लिया, रख लिया सी जी, और बच्चे इसको बोल दिया ओ। ये सरकम सेंटर, ये सेंट्रॉयड और ये बो। तो बच्चों इसमें जो रेशियो होता है वो 1:2 का होता है। ध्यान से देखिए, इसमें जो दूरियों में अनुपात होगा, जो आपका परिकेंद्र है, हर एक बच्चा देखे, परिकेंद्र और केंद्रक के बीच की जो दूरी है और केंद्रक और लंब केंद्र के बीच की जो दूरी है, उसमें जो अनुपात होता है वो 1:2 का होता है। फिर से सुन लीजिएगा, पेपर में पूछा भी गया है। परिकेंद्र और केंद्रक के बीच की जो दूरी होती है और लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की जो दूरी होती है, उसमें जो अनुपात होता है वो 1:2 का होता है। फिगर बनाते हुए चलिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहां CG:GO रेशियो क्या आएगा? 1:2 आएगा। आपके पीपीटी में 2:1 लिखा हुआ है तो उल्टा लिखा होगा। केंद्रक परिकेंद्र लंब केंद्र के बीच में स्थित होता है, एकदम सही है। केंद्रक जो है परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच में स्थित है। केंद्रक की लंब केंद्र से दूरी और केंद्रक की परिकेंद्र से दूरी का अनुपात 2:1 होता है। बात वही है, हमने यहां से इसको 1 बोला, इसको 2 बोला। क्लियर है? अगर बच्चों मेरे ये 10 है तो ये 20 होगा। दूरी की बात हम कर रहे हैं। आपकी केंद्रक से परिकेंद्र की दूरी और केंद्रक से लंब केंद्र की बीच की दूरी में जो अनुपात होता है वो 1:2 का होता है। जो यहां लिखा हुआ है, उल्टा करके लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि केंद्रक की लंब केंद्र से दूरी, यहां देखिएगा, केंद्रक की लंब केंद्र से दूरी और केंद्रक की परिकेंद्र से दूरी का अनुपात 2:1 होता है। अगर अभी हम इसको जीओ और सीजी बोल दें तो क्या आएगा? 2:1 आएगा। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सभी लोग देखें। देखिए, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है कि प्रूफ करें इसको हम। आपको बस केवल और केवल क्या करना है, जो रिजल्ट्स है उनको अच्छे से एसिमुलेट कर लेना है। क्लियर है? आइए, वो आपका 2:1 वाला वो रेशियो किसमें था? केंद्रक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में शीर्ष से विभाजित करता है। ये क्या है? दूरियों का अनुपात है। केंद्रक की परिकेंद्र से दूरी और केंद्रक की लंब केंद्र से दूरी में अनुपात 1:2 का होता है। ऊपर केंद्रक, बीच में आपका ऊपर परिकेंद्र, बीच में आपका केंद्रक और नीचे लंब केंद्र दिया है। हमेशा जो केंद्रक होता है परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच में ही होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखिए। फिगर बहुत तरीके से बन सकते हैं, फिगर आपके बहुत तरीके से हो सकते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया, परिकेंद्र इसका यहां हो जाएगा, आपका लंब केंद्र यहां हो जाएगा, केंद्रक आपका यहां हो जाएगा। सबको क्लियर है ना ये चीज? ये यूलर लाइन हो जाएगी। ये बच्चों ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 2 होगा। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, पेपर में आया भी है क्वेश्चन इस पे 1:2 वाले रेशियो पे। या अगर इधर से बोले तो 2:1 का रेशियो होगा। चाहे जैसे देखें, कुल मिला के ये देख लेना है कि आपका केंद्रक और लंब केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी की दुगनी होती है। मतलब ये दूरी हमेशा इस दूरी की क्या होगी? दुगनी होगी। आपको ये दिमाग में रखना है तो बढ़िया रहेगा। क्लियर हो गया सारे बच्चों को? आ रही है बात समझ में? देखते हैं कौन कौन बच्चे हैं प्रॉपरली क्लास में। चलिए, वेरी गुड। हाँ, सभी त्रिभुजों के लिए। किसी ने बोला विशाल को, देखिए हम जो बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो जनरल केस के लिए पढ़ा रहे हैं, कोई स्पेशल केस के लिए नहीं कि ये केवल समबाहु में ही है या समद्विबाहु में ही है। हम जनरल केस को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैंने त्रिभुज बोला तो त्रिभुज का मतलब कोई भी त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब कोई भी त्रिभुज, समझिएगा। अगर कोई स्पेशल हमें ट्रायंगल उठाना होगा तो हम उसका नाम जरूर बोलेंगे। हो गया बच्चों? अब देखिए, हर एक बच्चा देख ले, ये हो गया। अब इसके बाद एक पॉइंट और है, ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट और है बच्चों, ये अब समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसका जो केंद्रक है बच्चों, मान लिया ये ओ केंद्रक है, ओ केंद्रक है, तो मेरे बच्चों इसका ओ क्या होगा? परिकेंद्र भी होगा। ओ ही क्या होगा? परिकेंद्र होगा।
और यही O क्या होगा, अंतः केंद्र भी होगा, अंतः केंद्र भी होगा। और यही O क्या होगा, लंब केंद्र भी होगा। हर एक बच्चा देखे, यह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है बच्चों, सारे सेंटर एक ही जगह कॉन्साइड करते हैं, एक ही जगह सबके सब होंगे। जहां आपका केंद्रक, वहीं आपका परिकेंद्र, वहीं आपका लंब केंद्र, वहीं आपका अंतः केंद्र। कारण क्या है, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, ये हमने इस पे लंब डाल दिया बच्चों, ये शीर्षलंब है ये शीर्षलंब, तो ये शीर्षलंब ही क्या होगा, कोण अर्धक भी होगा। ये शीर्षलंब क्या होगा, माध्यिका भी होगी। आई बात समझ में, शीर्षलंब क्या होगा, माध्यिका भी बच्चों। और यही शीर्षलंब इस भुजा का लंब समद्विभाजक भी होगा। यानी ये जो आपका शीर्षलंब था, इसने चारों काम कर दिया। ये शीर्षलंब भी है, माध्यिका भी है, कोण की अर्धक भी है, और क्या है बच्चे, भुजा का लंब समद्विभाजक भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। और एक खास बात, ये दूसरा शीर्षलंब इस शीर्षलंब के बराबर होता है, इक्वली होता है, ध्यान रखिएगा, इसके इक्वल रहता है। और ये तीसरा शीर्षलंब भी इसके क्या होगा, इक्वल ही होगा। समबाहु में सब कुछ इक्वल होते हैं, तो ये तीनों शीर्षलंब बराबर, इसका मतलब यही तीन कोणर्धक है, यही तीन माध्यिकाएं हैं, और यही तीन भुजाओं के लंब समद्विभाजक भी हैं। यहां पर भुजाओं का लंब समद्विभाजक कहां से जा रहा है, शीर्ष से जा रहा है। अगर मैं किसी नॉर्मल ट्रायंगल की बात कर लूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं किसी नॉर्मल, ये भी डाउट रहता है बच्चों को, किसी नॉर्मल ट्रायंगल की बात करूं, नॉर्मल ट्रायंगल की बात करूं, तो देखिएगा इसका जो लंब समद्विभाजक है किसी सेंटर से नहीं जा रहा है, इसका लंब समद्विभाजक भुजा का है किसी शीर्ष से नहीं जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, किसी शीर्ष से नहीं जा रहा है। और इसका लंब समद्विभाजक है, कोई जरूरी नहीं है कि यह शीर्ष से जाएगा, लंब समद्विभाजक कोई जरूरी नहीं है कि वो शीर्ष से भी होकर जाएगा। जैसे समबाहु सॉरी, एक नॉर्मल हमने एक न्यून कोण त्रिभुज बना लिया, इसका लंब समद्विभाजक खींचा, बच्चे कहते हैं ये ऊपर बढ़ाएंगे तो इस शीर्ष से होकर जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये शीर्ष से जाने वाली रेखा है या नहीं है, उससे हमको मतलब नहीं है। हाँ, ये इस भुजा की लंब समद्विभाजक है, हमको इससे मतलब है। ये शीर्ष वाला कोई केस इसमें नहीं है। चला गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये लंब समद्विभाजक है, बच्चों को लगता है कि ये शीर्ष से जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता हमेशा। कभी चला गया तो चला गया, लेकिन हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम केवल और केवल बात किसकी कर रहे हैं कि ये इस भुजा का क्या है, लंब समद्विभाजक है। यहां जो लंब समद्विभाजक है शीर्ष से जा रहा है, यहां समबाहु त्रिभुज में जो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचा जा रहा है वो शीर्ष से जा रहा है, डेफिनेटली जा रहा है। सब कुछ बच्चों क्या होगा, एक ही होगा, माध्यिका, कोणर्धक, भुजा का लंब समद्विभाजक, और फिर उसके बाद शीर्ष लंब, सब एक ही होगा। और सब कहां मिले हैं, इस एक बिंदु पर मिले हैं, तो इसी बिंदु पर क्या होंगे, 4 पॉइंट्स होंगे कि नहीं, 4 पॉइंट्स होंगे कि नहीं। यहीं पर आपका इन सेंटर भी, यहीं पर आपका सरकम सेंटर भी, ऑर्थो सेंटर भी यहीं, और सेंट्रॉयड भी यहीं होगा। सारे के सारे सब यहीं होंगे। क्लियर है सारे बच्चों को, आ गई बात समझ में। ये स्पेशल केस था। ये कौन सा केस था, स्पेशल केस था। आप कहेंगे सर यूलर लाइन कहां चला गया, तो मेरे बच्चों एक रेखा जा ही रही है, आई बात समझ में, एक रेखा जा ही रही है, एक स्पेशल केस हो गया, आपकी कहानी यहीं खत्म हो गई। ठीक है, सारे के सारे सेंटर एक ही पॉइंट पे आ गए, तो स्पेशल केस में ऐसा होता है। क्लियर है, आ गई बात समझ में। जर्नल केस में आपको यूलर लाइन भी मिलेगा, जर्नल केस में आपका केंद्रक और लंब केंद्र के बीच की दूरी, केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी की दुगनी भी मिलेगा वहां पर। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है सारे बच्चों को, आ गई बात समझ में। सारे सेंटर एक ही जगह है, तो सबका डाउट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब मैं जरा पूछ लूं, देखिए कुछ लंबे कमेंट आए हैं, मैं देख लूं। सरोज मौर्य कह रहे हैं सर आपका ऑफिशियल मैनेजमेंट बहुत गंदा है, मेरी आईडी कई दिनों से बंद थी, आज अनिल सर ने चालू करवाई है, मैं इंक्वायरी में बोलते बोलते परेशान हो गया। देखिए हुआ क्या था सरोज, लीवोलन की ये जिम्मेदारी थी, और लीवोलन पे जो टेक्निकल टीम थी बेटा, वो सब लोग बारी बारी बीमार पड़ गए। ठीक है, अब बीमारी बता के तो आती नहीं, हाँ, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, और लेकिन जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन त्याग पत्र नहीं देंगे, पढ़ाते रहेंगे आप लोगों को। चलिए आगे देखिएगा, इसकी नैतिक जिम्मेदारी हमारी ही बनती है भाई, हमारी संस्था में इस तरह की चीजें हुई हैं। भले
मैंने भी बहुत बार फोन किया कई सारे काम के लिए लीवोलन पे, कोई काम हुआ नहीं हमारा वहां, बस बीमार है बीमार है बीमार है बीमार है। तो ठीक है, बीमार है तो कुछ कह भी नहीं सकते, आप शायद सही हो गए होंगे तो कर दी होंगे। और अनिल भी यही इसी मैनेजमेंट के पार्ट है, अनिल कोई मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, वो भी आपके मैनेजमेंट के पार्ट है, उनकी भी जिम्मेदारी है आपकी समस्याओं को दूर करना। ठीक है, आइए, खैर आपको असुविधा हुई इसके लिए मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा खेद है। आ जाइए, और समझ रहे होंगे यूलर लाइन समझ में आ गया, वो 1:2 या 2:1 वाला रेशियो क्लियर हो गया। क्या था वो? केंद्रक और लंब केंद्र के बीच की दूरी केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी की दुगनी होती है, ये सब क्लियर हो गया आपको। चलिए, मैंने क्या क्या बता दिया, कल मैंने आपको बताया था, फिर से एक रिवीजन ले रहा हूं, शॉर्ट रिवीजन। कल मैंने माध्यिका बताया, माध्यिका किसको कहते हैं बताइएगा बच्चों? त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाती है। ये माध्यिका अगर एक त्रिभुज में सिंगल माध्यिका खींचेंगे तो त्रिभुज दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित होगा, अगर तीनों खींच देंगे तो त्रिभुज 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। केंद्रक की बात आई थी, केंद्रक को माध्य केंद्र भी कहते हैं, गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेंट्रॉइड कहते हैं। जैसे मेरे दिमाग में सारी चीजें हैं ना, वैसे ही डिट्टो आपके भी दिमाग में सेट होनी चाहिए, तब आप आगे अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो परेशान रहेंगे। तो केंद्रक क्या है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है, और जो केंद्रक होता है माध्यिका को शीर्ष से 2:1 के रेशियो में विभाजित भी करता है। क्लियर है? किसी त्रिभुज का केंद्रक ले लिया और उससे शीर्षों को मिला दिया तो 3 त्रिभुज बनते हैं, और तीनों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ये सब बेसिक बेसिक अभी प्रॉपर्टी है, जब आप लोग शीट सॉल्विंग करेंगे तो वहां और प्रॉपर्टीज मिलेगी और नोट करते जाएंगे आप। सही है? पहले इतना समझ लीजिए, केंद्रक की का बात खत्म हो गई। अंतः केंद्र पे आते हैं, क्या होता है अंतः केंद्र? ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को याद है? कई लोग भूल गए होंगे, मुझे पता है। अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर, बच्चों त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। क्लियर है? मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। समझ में आ रहा है? इन सेंटर से ही इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त की रचना होती है। क्या करते हैं, कैसे कैसे रचना होती है? अंतः केंद्र से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, 3 लंब पड़ेंगे, इन तीनों लंबों की माप बराबर होगी, यही अंतःवृत्त की त्रिज्या, इन सर्कल की त्रिज्या का काम करेगी। तुरंत सेंटर लेकर वहां पर कंपास का पॉइंट रखिए, पेंसिल लगा के तुरंत खींच दीजिए, भुजाओं को टच करता हुआ एक वृत्त बन जाएगा, उसी को कहते हैं अंतःवृत्त। अभी अंतःवृत्त के कई मेंसुरेशन के रिजल्ट होते हैं, वो मेंसुरेशन में बताए जाएंगे आपको। ये ना सोचिएगा सब यहीं बता दें, 2 पार्ट में पढ़ाना है मुझे, ज्योमेट्री अलग मेंसुरेशन अलग। समझ में आया? एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो आपको समझने में असुविधा होने लगेगी। तो अंतः केंद्र हो गया, त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर ही होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे परिकेंद्र की। तो परिकेंद्र क्या है मेरे बच्चों? त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, परिकेंद्र मतलब सर्कमसेंटर। और जो अधिक कोण त्रिभुज होता है उसका परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है, अधिक कोण के सामने होता है। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए प्रॉपरली। आई बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो परिकेंद्र की बात खत्म हो गई। यहां पर परिवृत्त कैसे बनता है? परिकेंद्र त्रिभुज का लीजिए, वहां से शीर्षों को मिलाइए, और सेंटर से जो सर्कम सेंटर है वहां से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं, वही परिवृत्त की त्रिज्या का क्या करती है? काम करती है। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? उसी से बस उसी रेडियस का एक सर्कल खींचिए, उस त्रिभुज के शीर्षों से होता हुआ पास होगा, वही परिवृत्त है आपका। आपका लंब केंद्र या शीर्ष लंब केंद्र आज हमने समझा ही दिया आपको। क्लियर हो गया? अब आइए देखिए, त्रिभुजों के गुण पे आते हैं। हर एक बच्चा देखे, पहला गुण है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बच्चों क्या होता है? 180 डिग्री होता है। देखिए, ये त्रिभुज है, ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है, और ये कोण गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देखिए क्यों होता है हम प्रूव करवा सकते हैं, लेकिन करवाने का कोई फायदा नहीं है, समय की बर्बादी है। यहां से पैरेलल लाइन खींच देंगे, इससे रिजल्ट उठा के फटाफट आ जाएगा 180। नहीं करेंगे हम, क्योंकि जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, जहां जरूरत होगी वहां अवश्य बताएंगे, जो कॉन्सेप्ट से जुड़ा रहे और आगे तक काम आए वहां तो अवश्य बताया जाता है। चलिए, लेकिन प्रूव करने की कोई आवश्यकता हमको है नहीं यहाँ पर। बस ये जानिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग क्या होता है? 180 नहीं होता है बच्चों, क्या होता है? 180 तो अंदर है, 360 होता है। आ गई बात समझ में? 360 डिग्री होता है। कुछ लोग कहते हैं सर वहां आप पढ़ाए थे कि सहअंतः कोणों का योग 180, सहबाह्य कोणों का योग भी 180, उसी तरह से आंतरिक कोणों का योग भी 180, बाह्य कोणों का भी योग 180। कैसे बच्चों? नहीं, ऐसा नहीं होता।
ये देखिए बाह्य कोण है क्या, पहले नए नए बच्चे समझे बाह्य कोण किसको कहते हैं। ये पूरा बाह्य कोण नहीं है त्रिभुज का, ये पूरा बाह्य कोण नहीं कहलाएगा। समझिए बच्चों, हम बाह्य कोण किसको बोलेंगे, हम किसको बोलेंगे बाह्य कोण, ये हमारा बाह्य कोण है। आया समझ में, ये हमारा बाह्य कोण है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा बाह्य कोण है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा बाह्य कोण है। या अगर इसको आगे बढ़ा लेते तो ये हमारा बाह्य कोण होता, इसको आगे बढ़ा लेते तो ये हमारा बाह्य कोण होता, इसको आगे बढ़ा लेते तो ये हमारा बाह्य कोण होता। भाई अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो इन तीनों कोणों का योग क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। क्या है, बहुत खराब पीपीटी बनी, हम क्या करें, अब इससे बड़ा करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो मैं बोल ही रहा हूं, आप देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे पॉइंट मैं बार बार 2 बुलेट डिस्कस कर चुका हूं, तीसरा बुलेट अभी डिस्कस करूंगा। ये एक पहला पॉइंट था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 बता दिया, और बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये भी क्लियर हो गया आपको। ये बाह्य कोण है, समझ में आ रहा है बच्चों। इधर से ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x है। किसी एक ही डायरेक्शन में बढ़ाया जाता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में। चलिए इसको मिटा देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए a था, ये b, ये c, ये x, ये y और ये z, ये ले लिया, बाह्य कोण दिख गया, कोई डाउट। अब देखिए तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी पे आ जाइए। कोई ये त्रिभुज है, कोई ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज का बाह्य कोण है, एक बाह्य कोण हो गया। ध्यान से देखिए, इसका नाम आप सीधे सीधे क्या रखिए, x रख दीजिए। इसका नाम क्या रख दिया, x। तो जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है वो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। त्रिभुज का ये बाह्य कोण है, एक बाह्य कोण, तो इसका सुदूर अंतःकोण, सुदूर अंतःकोण मतलब जो दूरी पे अंतःकोण हो, ये वाला नहीं भाई, ये बाह्य कोण है तो ये इसका अंतःकोण है, लेकिन ये अंतःकोण नहीं लेना, सुदूर अंतःकोण, यानी कि ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, इसका नाम अल्फा है, इसका नाम बीटा है, अल्फा बीटा है ये दोनों। तो ये जो x का जो मान होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा। x इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा, लापरवाही कोई नहीं बरतेगा। क्लियर है कि नहीं, ये चीज कैसे है मैं दिखा दूं, थोड़ा सा एक वेरीफाई करा दूं, वेरीफाई करा दूं। ये देखिए 60 डिग्री 50 डिग्री, तो ये 70 डिग्री। एक बात जान लीजिए, ये अगर इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये एक सरल रेखा हो जाएगी, और सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उनका योग 180 होता है, 180। तो सरल रेखा पर ये कोण 70 डिग्री का है, तो पक्का ये 110 डिग्री का होगा, तब जाकर 180 होगा। तो मेरे बच्चों देखिएगा, ये 110 जो है, क्या इन दोनों के योग के बराबर नहीं है, क्या ये 110 60 प्लस 50 यानी कि 110 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिएगा हो रहा है कि नहीं, निश्चित रूप से हो रहा है। कोई डाउट, क्लियर है। चलिए 3 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद आते हैं, त्रिभुज बनना तभी संभव है, सुनिएगा, त्रिभुज का फॉर्मेशन, ट्रायंगल फॉर्म कब होगा, जब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो, अधिक हो। त्रिभुज बनना तभी संभव है जब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो, अधिक हो। आया समझ में। या और केसेस हैं कि किसी भी दो भुजाओं का योग, किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो, या किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम। ये सब केसेस हैं, हम बारी बारी सब पे डिस्कशन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, त्रिभुज बनना तभी संभव है जब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो। ये 3 है, ये 4 है, और मेरे बच्चों ये 6 है। दो छोटी भुजाएं कौन कौन सी दिखाई दे रही है, ये 3 वाली, ये 4 वाली। तो इनका योग क्या होगा, 4 3 7। ध्यान से देखिएगा, 3 है, ये 4 है, हर एक बच्चा देखेगा। ये गलत ले लिया हमने यहां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 3 है, ये 4 है, तो 4 3 7। तीसरी भुजा कितनी है, 6। तीसरी भुजा क्या है, 6, हर एक बच्चा देखे। तो इन दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा, जो बड़ी वाली भुजा है 6 है, बड़ी भुजा से अधिक हुआ कि नहीं, 7 6 से अधिक नहीं है, तो ये त्रिभुज बनेगा, ये संभव है। कोई ये ना कहे सर 3 4 तो ये 5, बेटा वो समकोण त्रिभुज में होता है ना, 90 डिग्री का एक कोण होना चाहिए, 3 4 तो ये 5 आता है,
ठीक है, 3 4 तो ये 6 भी हो सकता है, एंगल 90 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब आइए देखिए क्या ये त्रिभुज बनेगा? ये 5 है, ये 10 है और ये 15 है। बताइए क्या ये त्रिभुज बनेगा? आपका देखिए बहुत घटिया पीपीटी बनी है, इससे घटिया पीपीटी बन नहीं सकती है, इसको आप सही करवाइए। बहुत खराब काम अरविंद जी ने किया है। कई बार मैं बोल चुका हूं पीपीटी खराब है, खराब है, खराब है, सही किया नहीं अभी तक। 5 10 15, खैर इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं आपको ना बच्चों, और शीट भी दे रखा है मैंने। 5 10 15, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये त्रिभुज बनना संभव है? नहीं संभव है। दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा के बराबर हो गया, जबकि केस क्या है? दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए, तब त्रिभुज बनेगा। अब मैं पूछता हूं आपसे, ध्यान से देखिएगा, 5 8 और ये 15 है, अब त्रिभुज बन जाएगा। अब बनेगा बच्चों, देखिए बनेगा कब? जब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो? अधिक हो। तो इसका योग लीजिए, 8 5 13 हो रहा है, 8 5 कितना हो रहा है? 13, और ये क्या है? 15। यहां भी त्रिभुज आपका नहीं बनने वाला है, यहां भी त्रिभुज आपका नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए, दो छोटी भुजाओं का योग तो कम हो गया ना बड़ी भुजा से। त्रिभुज तभी बनता है, ट्रायंगल तभी फॉर्म होगा, भुजाएं एक दूसरे से तभी जुड़ेंगी जब आपका दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक हो। आ गया समझ में? जैसे इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, ये आपका सही है ट्रायंगल, दो छोटी भुजाओं का योग 4 3 7 बड़ी भुजा से अधिक है। बच्चों और केस है, कोई भी त्रिभुज अगर सही बना है तो उसमें किसी भी दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का, किसी भी दो भुजाओं का, छोटी बड़ी छोड़िए, किसी भी दो भुजाओं का योग आपका तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होगा। तो देखिए 4 3 7 ज्यादा, 6 3 9 ज्यादा, 6 4 10 3 से ज्यादा। और एक प्रॉपर्टी और है, त्रिभुज तभी बनेगा जब बच्चों किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो। तो 4 3 का अंतर 1 6 से कम है, 6 3 का अंतर 6 3 का अंतर 3 4 से कम है, 6 और 4 का अंतर 2 3 से कम है। आ गया समझ में? तो ये त्रिभुज बनेगा, तो ये त्रिभुज बनेगा। क्लियर है? याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट अपने दिमाग में आप बैठा के प्रॉपरली याद रखिएगा। कोई डाउट तो नहीं आ रहा है समझ में? अब चलिए देखिए, मेरी क्लास आजकल कम चल रही है ज्योमेट्री की, 1 घंटा टाइम दे रहा है, लेकिन मैं 45 मिनट के अराउंड टाइम दे रहा हूं। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब सुनिएगा, 3 पॉइंट बता दिया। अब देखिए, किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा, एवं बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। इन एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी त्रिभुज में, और एक ही त्रिभुज की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, किसी त्रिभुज में एक ही त्रिभुज की बात हो रही है, एक ही त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं अभी। किसी एक त्रिभुज में या किसी त्रिभुज में कुछ भी कह लीजिए, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, और बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। इन एनी ट्रायंगल, ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, स्मॉलर साइड हैज स्मॉलर एंगल अपोजिट टू इट, एंड इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। ये आपको दिमाग में रखना है। तो मेरे बच्चों, इस चीज को हम कल प्रॉपरली समझाएंगे, एक एक चीज अच्छे से। थोड़ा सा मैं कमेंट देख लूं आप लोगों के, कोई कंप्लेन तो नहीं है? नहीं, एकदम जरूरी नहीं है। चलिए, जिस एग्जाम में आएगा उसी के लिए तो पढ़ेंगे, और पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे पेपर देने हैं जिसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक बच्चा देखे, जिस एग्जाम में नहीं पूछा जाता तो क्यों पढ़ेंगे? ठीक है, अगर किसी स्पेसिफिक एक ही तैयारी कर रहे हैं आप। चलिए, ओके, थैंक यू।